एंड वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। और आज हमको पढ़ना है आगे के टॉपिक के बारे में। आपने क्वांटम नंबर सीख लिया है, लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिस चाहिए बच्चों। बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं इसमें, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते, तो इसको रोज़ प्रैक्टिस करो। आज भी आपको क्वांटम नंबर पे मैं होमवर्क दूंगी। तो आज आपको पढ़ना है आगे के टॉपिक, कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का भराव नियम। तो कक्षकों में कैसे इलेक्ट्रॉन किस नियम से भरे जाते हैं, क्यों हम अगर पी कक्षक है तो उसमें कितने उपकक्षक होते हैं, 3, एक एक में 2 इलेक्ट्रॉनों का भरना, इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉनों का भरना। ठीक है, तो इनमें जो भराव की पद्धति है, जो नियम है, वो किनके अनुसार किए जाते हैं, वो हमको चेक करना है और आज पढ़ना है उस बारे में डिटेल में। तो पहले ये देख लो कि तो कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का भराव का नियम, टोटल 4 नियम हैं आपके बुक में। पहला है पाउंडली का अपवर्जन सिद्धांत, आपबाउ सिद्धांत, हुंड का बहुलता नियम, बोहर बरी व्यवस्था। क्लियर है? ये 4 नियम आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको आगे की पढ़ाई डिपेंड करती है। ठीक है, तो आगे पहले पढ़ते हैं कि पाउंडली का अपवर्जन सिद्धांत किसे कहते हैं। तो पाउंडली के अपवर्जन सिद्धांत को पहले जानते हैं कि पाउंडली, इस सिद्धांत को 1925 में सबसे पहले पाउंडली ने प्रस्तुत किया था, जिसको अपवर्जन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अपवर्जन का मतलब ये होता है कि डिफरेंसेस, ठीक है, कुछ अलग अंतर होना। ठीक है, तो पाउंडली ने 1925 में एक सिद्धांत बताया जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर था, क्वांटम संख्या का अध्ययन करने के बाद। उन्होंने ये बोला कि किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर समान नहीं होते हैं। अब उसी को उन्होंने अपवर्जन सिद्धांत कहा गया, क्योंकि चारों क्वांटम नंबर समान नहीं होते मतलब अंतर है, तो अपवर्जन का मतलब डिफरेंसेस से लिया गया है। क्लियर हो रहा है? तो इसे और अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं। पाउली ने क्या कहा कि कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कोई परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। उनके जो चारों क्वांटम नंबर होते हैं वो समान नहीं होते हैं। तो समान क्यों नहीं होते हैं? जब उन्होंने क्वांटम नंबर का अध्ययन किया, ठीक है, जो बोर ने निकाला था, इस क्वांटम नंबर को अध्ययन करने के बाद उन्होंने बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन का भराव होना है तो उसमें क्वांटम नंबर अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो उसमें चारों क्वांटम नंबर समान नहीं होते। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि कोई कक्ष में इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉनों का भराव है, ये 2 इलेक्ट्रॉन हुए, ये उपकक्ष है। ठीक है, तो इनमें से दोनों इलेक्ट्रॉन के अगर मैं क्वांटम नंबर ज्ञात करूं तो दोनों के क्वांटम नंबर, मान लो ये 1s के इलेक्ट्रॉन है, तो n की वैल्यू दोनों में क्या होगी? 1 आ गई। l की वैल्यू दोनों में क्या हो गई? 0 हो गई। m की वैल्यू भी दोनों में क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखो s की वैल्यू दोनों में क्या होगी? अब देखो ये तीनों क्वांटम नंबर तो समान है, लेकिन एक क्वांटम नंबर अलग है। तो यही चीज़ पाउंडली ने कहा कि किसी परमाणु में कोई 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उनके अगर चारों क्वांटम नंबर हम देखें तो अगर 3 क्वांटम नंबर समान हो भी जाते हैं तो चौथा क्वांटम नंबर अवश्य ही क्या होगा? अलग आएगा, क्योंकि भाई एक क्या है? वामावर्त है, और एक क्या है? दक्षिणावर्त है, एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों के मान अलग हो गए। अब इसमें देखो तीनों के क्वांटम नंबर, मतलब अलग अलग इलेक्ट्रॉनों के तीनों क्वांटम नंबर समान है, लेकिन चौथा क्वांटम नंबर अलग हो गया। तो यही चीज़ पाउंडली ने बताया है। ठीक है, यही चीज़ पाउंडली ने ये बताया कि किसी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर समान नहीं होती यदि इनके NLM क्वांटम संख्याओं के आधार पर इलेक्ट्रॉनों का वितरण किया जाए तो चौथा कोश हमेशा क्या होगा? अलग ही आएगा। तो यही था पाउंडली का अपवर्जन सिद्धांत। ये आपको लिखना है कि सन 1925 में क्वांटम संख्याओं के अध्ययन के पश्चात, है ना, पाउंडली ने अपवर्जन सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार ये आपका डेफिनेशन हो गया। डेफिनेशन जैसा मैंने बताया वैसा भी लिख सकते हो। अब इसके कुछ नियम के बारे में जानते हैं। एग्जाम्पल भी मैंने आपको करके बता दिया, एग्जाम्पल आप वीडियो से देख के लिख सकते हैं। पाउंडली के अपवर्जन सिद्धांत का उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जानिए कि विभिन्न कोश और उपकोश एवं ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम संख्या पाउंडली के अपवर्जन नियम पर ही आधारित होती है। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि देखो कोई भी आपका उपकक्ष है, उसमें इलेक्ट्रॉनों का जो विन्यास आपने भरा है
उनमें क्या होता है, विन्यास में जो परिवर्तन आ रहा है वो पाउंडली के नियम के अनुसार ही होगा। सेकंड ये होता है कि यह सिद्धांत किसी ऑर्बिटल में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन होने की संभावना को समाप्त करता है। ठीक है, ये नियम क्या बताता है कि किसी एक उपकक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। जाहिर सी बात है, आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी निकाला है ना। अभी आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सभी चीज़ का, जैसे कि मैंने लिथियम का निकाला 3, 1s2 2s1, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए क्योंकि यहाँ 2 है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने लिथियम का निकाला। तो इसमें क्या बोल रहा है, पाउंडली का ये कहना है कि किसी एक उपकक्ष में, उपकक्ष मतलब SPDF, एक उपकक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा कभी भी नहीं भरे जाएंगे, यही संभावना उन्होंने पुष्टि की है। तो ये सही हुआ और अभी तक सही है। इसके अलावा हम एक उपकक्ष में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भरते नहीं, एक वामावर्त होता है, क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन होने की संभावना को समाप्त करता है। इसी कारण इसे पवर्जन सिद्धांत या फिर एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी कहा जाता है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो ये आपके नियम है, उपयोग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना ज़रूरी है। और पाउंडली के डेफिनेशन और जो उदाहरण मैंने आपको समझाया वो उदाहरण भी मेंशन करना ज़रूरी है। ठीक है, तो पहला नियम आपने जान लिया। अब हम पढ़ते हैं आप बाऊ। तो आप पढ़ चुके हो, आप बाऊ को रिपीट लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार उसी को आप रीड करना। हुंड के नियम की ओर चलते हैं। तो हुंड का नियम क्या कहता है इलेक्ट्रॉन के विन्यास के लिए। हुंड के नियम को जाने तो हुंड ने अधिकतम बहुलता का नियम दिया था। अधिकतम बहुलता का मतलब ये होता है भाई कि परमाणु के जो उपकक्षक होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों का विन्यास तब होगा जब उनका युग्मन होगा। ठीक है, मतलब उनका युग्मन तब होगा जब इलेक्ट्रॉनों में, मतलब एक एक कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन, है ना, एकांकी इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो इसे चित्र द्वारा समझ लो। जैसे हुंड ने ये बताया कि मान लो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7, मतलब कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये हो गया 7 इलेक्ट्रॉन। तो 1s2 2s2 2p3 हो गए, 2 2 4 3 7। तो आप अब भर लो इस तरीके से विन्यास। तो देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मतलब मैंने भर दिया, ये कक्षक कंप्लीट, ये कक्षक भी कंप्लीट। अब इस कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो भरे कैसे जाएंगे। अब आपने यहाँ पे कैसे किया, 1 और 2, है ना, किया। तो यहाँ पे भी आप 1 और 2 करोगे क्या, नहीं। हुंड ने ये बोला अगर 3 कक्षक आपस में जुड़े हैं, मतलब इस तरीके से p उपकक्षक वाले हैं, तो पहले एक एक में एकांकी इलेक्ट्रॉन बिना जोड़े के भरे जाएंगे। फिर मान लो अगर और इलेक्ट्रॉन है तब जोड़ा बनेगा, तब उनका युग्मन होगा। क्लियर हो रहा है ये चीज़। तो यही चीज़ उन्होंने हुंड ने बताया था। अगर मान लो इसके जगह का नाइट्रोजन के जगह फ्लोरीन होता, ठीक है, या फिर चलो ऑक्सीजन ले लो 8, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाता 4। तो अब यहाँ 3 पहले मैंने भरा, फिर ये चौथा यहाँ पे भरूंगी, तब इनका युग्मन प्रारंभ होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो उनका युग्मन तभी होगा। अब देखो यहाँ पे ये युग्मन हो गया। ठीक है, युग्मन मतलब कि ये पेयर में होगा। तो कोई भी कक्ष में इलेक्ट्रॉन का पेयर तब होगा जब उसमें पहले एकांकी इलेक्ट्रॉन, मतलब बिना युग्मन के, मतलब एकांकी इलेक्ट्रॉन भर दिए जाएंगे। यही चीज़ हुंड ने बताया था, इसी को कहा था अधिकतम बहुलता का नियम। क्लियर हो रहा है ये अधिकतम बहुलता का नियम। आप ये एग्जाम्पल वहाँ पे लिख सकते हो। तो जानते हैं इनके नियम के बारे में और डिटेल में। तो यहाँ पे आपको बुक में एग्जाम्पल भी दिया हुआ है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, ईजिली यहाँ पे आप समझ भी सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने वही चीज़ समझाया है, यहाँ पे भी वही चीज़ समझा रहा है, तो इसको आप लिख सकते हो। स्पष्टीकरण में ये चीज़ है कि आप इसको पॉइंट में लिख सकते हो। पॉइंट में कैसे, कि पहला ये स्पष्टीकरण ये क्या करता है कि पहला पॉइंट ये हो गया आपका बच्चों कि जब इलेक्ट्रॉन पृथक परमाणु कक्ष में जाते हैं, पृथक परमाणु कक्ष में मतलब जैसे ये पृथक में पहले भर दिए गए, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, फिर उनका युग्मन प्रारंभ होता है। क्लियर हो रहा है। तो इसमें तो एक ही ब्लॉक है तो युग्मन तुरंत हो गया। इसमें 3 ब्लॉक है तो पहले तीनों में एक एक, फिर युग्मन प्रारंभ हो रहा है ना। तो पहला पॉइंट ये हो गया, परमाणु कक्षक में होते हैं तो उनके मध्य विकर्षण बल न्यूनतम होता है। क्लियर हो रहा है, पहला पॉइंट ये है। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये देख सकते हो, जिससे ऊर्जा में कमी आ जाती है और स्थायित्व बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट हमको लिखना है, इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं।
ठीक है, अयुग्मित पहले भरे जाते हैं, 1 2 3 अयुग्मित पहले भरे जाते हैं, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट, किसी परमाणु कक्षक में इनका युग्मन तभी होता है जब समान ऊर्जा के रिक्त ऑर्बिटल उपलब्ध नहीं होते। अब देखो यहाँ पे युग्मन कब होगा, जब यहाँ पे और हमको ऑर्बिटल दिख रहा है, क्या इधर कोई और ब्लॉक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो मतलब इन तीनों में सिंगल सिंगल भर गए, ऊर्जा आ गया है, अब युग्मन होगा। अगर मान लो यहाँ पे एक और ब्लॉक बना दिया जाए तो फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, यहाँ नहीं युग्मन करेगा। समझ आ रहा है? तो यही चीज़ आपको चौथा पॉइंट बोल रहा है, तो इस तरीके से आप पॉइंट में लिख सकते हो। पांचवा पॉइंट आपका ये है कि हुंड या हुंड के अधिकतम बहुलता का नियम का अर्थ यह है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कुल चक्रण का मान अधिकतम होता है। क्लियर हो रहा है? जो उनके चक्रण का मान होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है। तो यहाँ तक आपको 5 पॉइंट स्पष्टीकरण में बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हुंड का नियम समाप्त होता है। अब बोहर बरी व्यवस्था देखते हैं और फिर यहाँ पे आपका चैप्टर भी खत्म हो जाएगा।